अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पहले 3 को अच्छे से एग्जामिन कर आए हैं। अब हम आज के इस लेक्चर में रिमेनिंग 4 to 10th यानी 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को स्टडी करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको टेक्निक समझ आ गई है कि आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर के कैसे करने हैं। जिस टेक्निक पे जिस अंदाज में हमने प्रीवियस लेक्चर में पहले 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को किया है, उसी टेक्निक उसी अंदाज से आने वाले 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी करेंगे। उसी टेक्निक उसी अंदाज से आने वाले 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इंतजार किस बात का है, स्टार्ट करते हैं और चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वैसे इस चैप्टर के लिए ये 4th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो चलिए यहाँ पर छोटा सा 4th लिख देते हैं। स्टूडेंट्स, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जैसी नेचर रखता है। इसमें हमें कुछ चीजें दे दी गई हैं और कुछ फाइंड आउट करना है। चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है। एन ऑब्जेक्ट इज 14 centimeter in front of convex mirror. So here two things are given. First of all, object distance जो कि तकरीबन 14 सेंटीमीटर है, तो लिख देते हैं P is equals to 14 सेंटीमीटर। और किसके सामने रखा हुआ है? कॉन्वेक्स मिरर के। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इट इज द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर वो है जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। चलिए ड्रॉ करते हैं। ये जो मैंने आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश की है, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। इसके सेंटर से ये एक प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रहा है। स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर है जो लाइट की रेज को फोकस करने की सलाहियत नहीं रखता। अगर लाइट की रेज आकर इस लेंस पर टकराएं तो ये इन लाइट की रेज को डियर स्टूडेंट्स डाइवर्ज कर देता है, लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं ये लाइट की रेज डाइवर्ज हो चुकी है, ना कि फोकस। सो स्टूडेंट्स, इसके केस में प्रिंसिपल फोकस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप इन लाइट की रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये किसी पॉइंट पर मीट होती फील होंगी। सो क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल फोकस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। सो स्टूडेंट्स, ये बात हम ड्यूरिंग चैप्टर भी कई दफा पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर ये बात रिकॉल करवानी बहुत ज्यादा जरूरी थी। चलिए इसे कदम और आगे चलते हैं, स्टेटमेंट के बाकी हिस्से को पढ़ते हैं। द इमेज इज 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। सो स्टूडेंट्स, यहां पर जो इमेज बन रही है वो भी बिहाइंड द मिरर यानी ऑन दिस साइड बन रही होगी। स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जेक्ट इस मिरर के एक तरफ हो और उसकी इमेज मिरर के ऑपोजिट साइड पर बन रही हो तो आप जानते हैं इस इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, द इमेज इज वर्चुअल और आप जानते हैं वर्चुअल इमेज के लिए Q की वैल्यू भी नेगेटिव ली जाती है। सो ये साइन कन्वेंशंस रिकॉल करवाना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेट्स कैलकुलेट द फोकल लेंथ, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन सॉल्व इट? बाय सिंपल यूजिंग द mirror formula. So what is the mirror formula, my dear students? The mirror formula says 1 over f is equals to 1 over p plus 1 over q. तो आपके पास तमाम वैल्यूज हैं, you just have to substitute 1 by f as it is, क्योंकि f फाइंड आउट करना है। 1 by p की जगह आप 14 पुट कर देंगे, प्लस 1 by q की जगह आप माइनस 5.8 पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके पास इक्वेशन कुछ यूं बनेगी, 1 over f is equals to 1 by 14 minus 1 by 5.8। तो चलिए यहां पर एक एलसीएम ले लेते हैं। 14 into 5.8 का एलसीएम आ जाएगा। 14 फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, तो ऊपर 5.8 लिख दिया जाएगा। सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 5.8 है, तो ऊपर 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा विद नेगेटिव साइन। सो हमारे पास 5.8 माइनस 14 ओवर 14 इंटू 5.8 लिखा जा सकता है,
जो आपके सामने लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स इसको जरा सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व इट। 1/f इज इक्वल्स टू 5.8 माइनस 14 इज -8.2 बनेगा, डिवाइडेड बाय नीचे कैलकुलेटर पे 14 इंटू 5.8 लेके देखिए ये 81.2 बनता है। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन बन गई आपके पास। अब f किसके इक्वल आएगा, आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहे होंगे, -81.2 ऊपर आ जाएगा और 8.2 नीचे आ जाएगा। सो लेट्स डिवाइड इट, इसे डिवाइड करते हैं। हम कैलकुलेटर पे 81.2 ऊपर लिखेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे 8.2 पे, सो वी विल गेट 9.9 बट विद अ नेगेटिव साइन, -9.9 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव फोकल लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये नेगेटिव फोकल लेंथ हमारी उसी बात को रिप्रेजेंट कर रही है जो हम शुरू में कह के आए थे, द फोकल लेंथ इज गोइंग टू बी द नेगेटिव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी, 9.9 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर के लिए 5th होगा। छोटा सा यहाँ पे 5 लिख देते हैं। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन से आपने परेशान नहीं होना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिक्र किया जा रहा है। डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ, स्पीड ऑफ लाइट, इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है तो ये गलत नहीं होगा। याद रख लीजिए, जब भी आप किसी कांस्टेंट या किसी वैल्यू की डिपेंडेंस देखना चाहें क्या है कि ये किन चीजों पर डिपेंड करती है, तो बहुत सिंपल है, आप उसका फॉर्मूला देखा करें। हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। एक n इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या इस फॉर्मूले से ऑप्शंस के मुताबिक रिजल्ट आ सकता है? हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे किसी हद तक डिपेंड करती है, लेकिन ऑप्शंस इसके मुताबिक नहीं है। तो अब हम रिकॉल करेंगे द सेकंड फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स which is n, यानी refractive index is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in particular medium, जिसका refractive index find out करना है। So students, ये हमारे refractive index का second formula। अब गौर करें तो हम यहां से फॉर्मूले को देखते हुए कह सकते हैं कि this refractive index is dependent upon the speed of light in that specific particular medium। अगर किसी पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती चली जाए, रिड्यूस करती चली जाए, तो हम कह सकते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा, यानी n is inversely proportional to the velocity of light in that medium। Greater the velocity, lesser will be the refractive index। Lesser velocity, greater will be the refractive index। तो actually the refractive index depends upon the speed of light इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगी ऑप्शन बी। मुझे उम्मीद है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का अगला, यानी कि 6th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स बुक के लिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 6 नंबर पे है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आप इस क्वेश्चन को बहुत दफा ड्यूरिंग चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, मेरे पढ़ने से पहले आप इसका यकीनन जवाब भी दे चुके होंगे। Which type of image is formed by a convex lens on screen? So dear students, I don't think so कि it need to be discussed। बहुत सिंपल है, I am very sure कि आपको आता होगा। Convex lens किस किस्म की इमेज स्क्रीन पर बनाता है? तो पहले तो ये स्क्रीन का वर्ड आपके लिए एक बहुत बड़ा हिंट है। द इमेजेस विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन आर ओनली द रियल इमेजेस। याद रखिएगा, रियल इमेजेस ही स्क्रीन पर ऑब्टेन किए जा सकते हैं।
तो इस एतबार से इमेज रियल होना चाहिए। और दूसरा हिंट आपको इस कॉन्वेक्स लेंस से मिलता है। लेंसेज में कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज बनाता है, सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें इमेज रियल नहीं होता। तो वो दोनों केसेस मैं आपके सामने यहां पे लिखना चाहूंगा कि व्हेन कॉन्वेक्स लेंस इज गोइंग टू फॉर्म अ real image and when it is going to form a virtual image, so real image कब बनेगा और virtual image कब बनेगा? स्टूडेंट्स अगर आप जवाब जानते हैं तो जल्दी से जवाब बता दीजिए। The real image is formed when object is beyond focal length. Virtual image is formed when object is within the focal length, जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर पड़ा हो। तो स्टूडेंट्स क्योंकि स्क्रीन की बात की जा रही है तो स्क्रीन पर सिर्फ वही इमेज फॉर्म होगा जो रियल होगा। सो इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। सो और ये रियल इमेज है तो रियल इमेज की प्रॉपर्टी है कि वो इन्वर्टेड भी होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। Inverted and real, inverted and virtual, upright and real, upright and virtual। तो स्टूडेंट्स ये upright and virtual की भी ऑप्शन निकल गई, upright and real की भी ऑप्शन निकल गई, inverted and virtual की ऑप्शन भी निकल गई। जो ऑप्शन है करेक्ट दैट इज inverted and real image। उम्मीद करता हूं कि बहुत सिंपल सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, आपको क्लियर हुआ होगा। Let's move on towards the next multiple choice question। तो dear students ये रहा हमारा अगला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये हमारी बुक का 7th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे छोटा सा 7 लिख देते हैं। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट पढ़ते हैं और आंसर को गेस करने की कोशिश करते हैं। Which type of image is produced by the converging lens of human eye if it views the distant object? अगर इंसानी आंख कोई दूर पड़ा ऑब्जेक्ट देखे तो हमारी आंख का जो कन्वर्जिंग लेंस है, यू नो इट, हम पढ़ चुके हैं कि हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस मौजूद होता है, वो किस किस्म का इमेज बनाएगा? सो डियर स्टूडेंट्स क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है और दूर पड़े ऑब्जेक्ट का मतलब है ऑब्जेक्ट मस्ट बी बियॉन्ड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब इस केस में आप जानते हैं कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी? इस केस में कंडीशन फुलफिल होगी P ग्रेटर देन F की, यानी कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द फोकल लेंथ, तो द इमेज मस्ट बी रियल। डियर स्टूडेंट्स इमेज यकीनन रियल होगा। इमेज रियल हो तो यकीनन इमेज इन्वर्टेड भी होता है। अब इस बात को मैं सेकंड करने के लिए, इस बात को सपोर्ट करने के लिए आपके सामने फिगर 12.35 ऑफ द बुक शो कर रहा हूं। आप देख सकते हैं दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ ह्यूमन आई। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन आई। द इमेज इज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। लेंस की दूसरी साइड पर मौजूद है, यानी कि ये एक रियल इमेज है। स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज्ड। लेंसेज में ऑपोजिट साइड पर बनने वाली इमेज रियल कहलाती है और हमारे मिरर्स के केस में सेम साइड पर बनने वाली इमेज रियल कहलाती है। सो क्योंकि यहाँ पर लेंस का जिक्र किया जा रहा है तो इमेज ऑपोजिट साइड पर बन रही है, ये रियल इमेज है। डियर स्टूडेंट्स अब इस केस में इमेज आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी भी है, रियल इमेज भी है, इन्वर्टेड भी है, उल्टी बनी हुई है और साथ ही असल से छोटी है। अब असल से छोटे को डिमिनिश्ड कहते हैं। सो द इमेज इज डियर स्टूडेंट्स रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। लेट्स सी कौन कौन सी ऑप्शन दुरुस्त हो सकती है। रियल, इरेक्ट एंड सेम। रियल तो दुरुस्त है, इरेक्ट नहीं है, सेम साइज भी नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। सो बी ऑप्शन हमारी मर्जी की ऑप्शन है, बी ऑप्शन कुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं।
Virtual erect and diminished? Not at all. Virtual inverted and magnified? Not at all. So dear students, B option is the only correct option. The images are real, inverted and diminished. उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा. My dear students, ये रही हमारे अगले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट. तो चलिए यहाँ पे छोटा सा 8 लिख देते हैं. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन ही के पैटर्न पे है. द इमेज फॉर्म्ड बाय कैमरा इज. एक कैमरा किस नेचर का इमेज बनाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा कैमरा हमारी आंख ही से इंस्पायर्ड है. जो फोटोग्राफिक कैमरा यूज किया जाता है वो बिल्कुल आंख ही के प्रिंसिपल पर काम करता है, बट द डिफरेंस इज उसमें फाइनल इमेज रेटिना की बजाय फोटोग्राफिक फिल्म पे बनता है. तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आप सामने देख भी सकते हैं. ये आपकी बुक की फिगर 12.27 है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द फोकल लेंथ पड़ा हुआ है और जो लेंस यूज किया जा रहा है वो कॉन्वेक्स लेंस है. स्टूडेंट्स, इसमें से लाइट की रेज जो इमेज बना रही हैं वो कहां बना रही हैं? ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस. तो लिहाजा इमेज इज गोइंग टू बी द रियल इमेज. सो डियर स्टूडेंट्स, द इमेज इज रियल. पहली चीज, रियल इमेज है तो यकीनन इन्वर्टेड भी होगा. और स्टूडेंट्स, ये फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर बन रहा है, लिहाजा फोटोग्राफिक फिल्म यकीनन असल ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी है. सो लिहाजा द इमेज इज डिमिनिश्ड, यानी असल से छोटा इमेज बन रहा है. सो वही तीनों प्रॉपर्टीज जो आपने ह्यूमन आई के लिए एक इमेज की पढ़ी थी, वही प्रॉपर्टीज यहां पर भी फुलफिल हो रही हैं. लेट्स सी विच वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. ए ऑप्शन तो दुरुस्त लग रही है, लेकिन मैंने बहुत दफा ये बात सिखाई है कि डू नॉट जंप ऑन टू द राइट ऑप्शन विदाउट लुकिंग एट ऑल द ऑप्शंस. तो मैं अभी इस ए को करेक्ट नहीं कहूंगा जब तक बाकी ऑप्शंस को ना देख लूं. वर्चुअल अपराइट एंड डिमिनिश्ड? नो, इट इज नॉट वर्चुअल. तो बी ऑप्शन बाहर है. सी वर्चुअल अपराइट एंड मैग्निफाइड, क्योंकि इसमें भी वर्चुअल लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन भी बाहर है. रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड? स्टूडेंट्स, ये डी ऑप्शन भी बाहर है. रियल इन्वर्टेड तो है मगर मैग्निफाइड नहीं है, इमेज असल से छोटी है. तो लिहाजा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. उम्मीद करता हूं कि ये MCQ नंबर 8 भी आपको क्लियर हो चुका होगा. लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द 9th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. अरे स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और बुक के लिए ये 9th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. तो चलिए यहाँ पे छोटा सा 9 लिख देते हैं. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेज इफ अ रे ऑफ लाइट इन ग्लास is incident on the air surface at an angle greater than critical angle, the ray will. बहुत सिंपल. इसमें सिंपल द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को रिकॉल किया गया. चलिए देख लेते हैं. हम जानते हैं कि अगर लाइट की रे किसी खास एंगल पे इस ग्लास एयर बाउंड्री पे इंसिडेंट हो, तो स्टूडेंट्स लेट्स से ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो. तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल हैपन? यू नो इट, दोज रेज ऑफ लाइट विल टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट. वो तमाम लाइट की रेज वापस आ जाएंगी, वो सेकंड मीडियम यानी एयर में रिफ्रैक्ट नहीं होंगी. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस फिनोमेना इज एक्चुअली कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो हमारा जवाब बहुत सिंपल है. रिफ्रैक्ट ओनली? नॉट एट ऑल. रिफ्लेक्ट ओनली? तो देखते हैं, पता नहीं क्या होगा, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं. पार्शली रिफ्रैक्ट एंड पार्शली रिफ्लेक्ट? नो. तो हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है. तो डी है डायफ्रैक्ट ओनली, तो डी बिल्कुल भी नहीं. सो डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज बी, रिफ्लेक्ट ओनली. दैट इज व्हाई द प्रोसेस इज कॉल्ड एज total internal reflection. So my dear students, this MCQ was very simple. Let's move on towards the last MCQ of this chapter number 12. My dear students, this is the last multiple choice question of this chapter.
विच इज द 10th वन। तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया छोटा सा, बिल्कुल प्रीवियस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही की तरह के। पढ़ते हैं। द क्रिटिकल एंगल ऑफ द बीम of light passing from water into air is 48.8 degrees. This means that all the light rays with an angle of incidence greater than the angle will be. Simple. इतने लंबे जुमले का मतलब ये है कि अगर पानी और एयर की बात की जाए तो वाटर और एयर की बाउंड्री का क्रिटिकल एंगल 48.8 डिग्रीज है। अगर वो तमाम लाइट की रेस जो वाटर से एयर में जाना चाहे और इस जाने के लिए इस बाउंड्री पे ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से फॉल करें तो क्या होगा? क्या वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, क्या टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी? ऑप्शन सी, पार्शली रिफ्लेक्ट पार्शली ट्रांसमिट। ऑप्शन डी, टोटली ट्रांसमिट। सो आप जानते हैं the condition for total internal reflection is angle of incidence should be greater than the critical angle. So dear students, here हमें statement में कहा जा रहा है that all the light rays angle of incidence greater than the critical angle will be। तो बताया जा रहा है कि तमाम लाइट की रेस का एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। So in that situation they will be totally reflected. So B option would be the correct option. उम्मीद करता हूं कि पॉइंट आपको समझ आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने कैसे रिमेनिंग 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व किया। दे वर प्रीटी इजी थे। मुझे उम्मीद है कि आपने इनके कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर लिया होगा। अब आपके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहे। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके हैं और तैयार हैं इस चैप्टर के रिव्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले लेक्चर में रिव्यू क्वेश्चंस के साथ। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज।